चलो आ गए। अभी एक ही आए यार। आवाज आ रही है, चैट में लिख दो। ओके, चलो ठीक है। बस एक ही स्टूडेंट है, एक ही मैं शुरू कर दूं। ठीक है, अभी कोई अच्छा दो स्टूडेंट्स हैं। चलो अभी एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, कभी एक दो स्टूडेंट आ जाएगा। जय हिंद स्टूडेंट। और जो जासर है वो आ गए हैं, आपका मंडे से जासर ही कंटिन्यू करवाएंगे, ठीक है। ओके, तीन स्टूडेंट्स। ओके। चलो फिर शुरू करें, भी ज्यादा देर नहीं करनी है, शुरू कर दे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एक मिनट। ठीक है, चलो। चलो अभी आरबीआई ने क्या किया है, अपना जो रेपो रेट है वो बढ़ा दिया है 50 बेसिस पॉइंट से। पहले था 4.4% और बाद में अभी कर दिया है 4.9%। ठीक है। हमें पता है कि हमारा इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं ग्लोबली भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इंडिया में इन्फ्लेशन के मतलब कई रीज़न है, डोमेस्टिक भी है हमारे, क्योंकि गेहूं की जो है वो यील्ड थोड़ी सी कम हुई है इस बार, हीट वेव आया था, उसके बाद रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ और ये सब, तो इससे क्या हुआ कि इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है। ठीक है। और इस सब में एक बड़ा डर आरबीआई को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को ये है कि कहीं इन्फ्लेशन का ये स्टैगफ्लेशन में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है। स्टैगफ्लेशन में क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन हाई हो जाता है और जो एम्प्लॉयमेंट है वो गिरने लगती है। ठीक है। लोगों की स्पेंडिंग हैबिट भी कम होने लगती है। ठीक है। इकोनॉमी में मतलब ओवरऑल इकोनॉमी जो होती है वो स्टैंड स्टिल होने लगती है। ठीक है। वो स्लो होने लगती है। तो ऐसी जो मतलब ऐसी भविष्य में ऐसी दिक्कत ना आए, तो आरबीआई ने अभी इसका ये जो इश्यू जो सॉल्यूशन है वो निकाला है कि जो रेपो रेट है उसको हाइक कर दिया है दूसरी बार। ठीक है। चलो ये छोटा सा ये जो था न्यूज़। अभी इंडिया ईरान का एक छोटा सा मतलब ये हालांकि थोड़ा सा पॉलिटिकल है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ईरान और इंडिया के मतलब कल्चरल टाइज है। और इंडिया ने जो भी रिसेंटली जो रिमार्क्स आए थे, ठीक है, वो थोड़े कोई नुपुर शर्मा जी ने कुछ रिमार्क्स दिए थे प्रोफेट मोहम्मद पे, तो इसके लिए जो इश्यू हुआ था उसके ऊपर इंडिया ने जो कार्रवाई की थी उन पे, तो उसके ओवरऑल ईरान ने जो ये दी है अपनी जो प्रतिक्रिया दी है कि हम आपकी जो क्रिया है मतलब जो आपने जो भी जो एक्शन लिया है उन पे उनसे हम सेटिस्फाइड है। ठीक है। चलो। बैकग्राउंड में किसकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बैकग्राउंड में? एक मिनट।
अभी आ रही है? अभी आ रही है? अभी आ रही है चलेगी, मतलब अब सब क्लियर हो गया? मतलब अब क्लियर आवाज आ रही है? ओके चलो। तो ये जो दो टॉपिक, तो ये जो दो टॉपिक हो फिर से आपको मैं कवर करवा भी, आपको समझ में आ गई? दो टॉपिक आपको समझ में आ गए, ईरान वाला और रेपो रेट वाला, या फिर से पढ़ाऊँ? ओके, ग्रेट। ओके, ओके, ठीक है। चलो अभी फूड सेफ्टी के ऊपर मस्त वाला आज एडिटोरियल आया है। चलो, पहला वाला ये पॉलिटिकल है, दूसरा वाला जो है ये अच्छा वाला है पॉलिसिंग के ऊपर। ये अच्छा वाला एक एडिटोरियल आया है, एमपी नथानियल नथानायल जी ने लिखा है, और दूसरा है एक सेफ फूड वाला। ठीक है, अभी हमको पता है, देखिए इसका ये एडिटोरियल ओवरऑल क्या कह रहा है कि हमारी कंट्री में देखिए, जो तमिलनाडु का रैंक आया है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स और ये सब, ठीक है, दूसरा गुजरात है, तीसरा महाराष्ट्र है। तो इन सब ने मतलब काम तो अच्छे किए हैं ओवरऑल, लेकिन अभी हमारी कंट्री में एक एक तरह की कमी क्या है कि हमारी कंट्री में फूड लैब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, जैसे अमेरिका जो है उसमें फूड लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अगर यहाँ से कुछ भी एक्सपोर्ट होता है तो भी वहाँ पे अमेरिका की फूड लैब्स में उसका टेस्टिंग होता है, अगर वो अच्छा फूड नहीं हुआ तो वहाँ पे वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इतना अच्छा जो फूड के लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका में, तो इससे क्या होता है कि फूड की जो सेफ्टी है, फूड जो सेफ्टी है वो इंश्योर होती है, लेकिन इंडिया में मतलब इतना अच्छा फूड लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में नहीं है, ठीक है। फूड सेफ्टी इंडेक्स वाला तो आपने पढ़ा ही था, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि तमिलनाडु और ये सब के रैंक तो आए हैं, लेकिन फूड सेफ्टी के मतलब जो फूड सेफ्टी का जो टॉपिक है उसमें उन लोगों ने इतना ज्यादा मतलब अच्छा अभी डेवलपमेंट नहीं किया है। हालांकि जो बाकी के जो भी फूड सेफ्टी इंडेक्स के बाकी के जो भी पैरामीटर्स थे उसमें अच्छा मतलब तमिलनाडु और गुजरात और महाराष्ट्र ने सबने अच्छा फेयर किया है, लेकिन फूड सेफ्टी का जो इशू है वो सभी के सभी स्टेट्स में आज भी हमारी कंट्री में बना हुआ है, ठीक है। फूड सेफ्टी में देखिए, जो हमारी कंट्री की एक जो प्राइमरीली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है हमारी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ग्रेन और ये सब का उत्पादन तो ज्यादा होता है, लेकिन ये क्या होता है उसमें रीजनल वेराइटी होती है। पंजाब के गेहूं थोड़े से अलग होते हैं, गुजरात के गेहूं थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई मतलब किसी किसी में न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा हो, किसी में न्यूट्रिशनल वैल्यू, हालांकि इतना ज्यादा फर्क नहीं होता, मतलब इतना ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए ऐसी लेबोरेटरीज बनाई जानी आवश्यक है, ठीक है। और ऐसा कब किया, देखिए फूड सेफ्टी का जो जब मामला आता है तब क्या होता है कि स्टेट अकेला कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का उसको असिस्टेंस चाहिए होता है, क्यों? क्योंकि उसमें फंडिंग ज्यादा चाहिए, इको मतलब उसमें खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि सिर्फ एक फूड लैब बनाने से कुछ नहीं होता, पूरी की पूरी एक चेन बनानी पड़ती है। फूड लैब का पूरा एक अच्छा वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, सिर्फ एक फूड लैब बनाने से कुछ नहीं होता। तो इसके लिए सेंटर का भी असिस्टेंस रहता है, ठीक है। तो इसमें यह कहा गया है कि सेंटर को भी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स इन दोनों को एक लिबरल तरीके से, ठीक है, मतलब खुले हाथ रख के फंडिंग देना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ ट्रेन्ड स्टाफ भी उनको प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए जो भी लागत है वो भी स्टेट और जो सेंटर है उसको मिलके निभानी चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल क्या कह रहा है ये एडिटोरियल कि जो हमारे कंट्री में फूड लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, उसके लिए जो सेंटर है उसको खुले हाथ रखे, ठीक है, मतलब एक अच्छे अच्छे सम में उनको पैसा देना चाहिए, किसको? स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरी को, ठीक है। मतलब लिबरल असिस्टेंस होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये कह दिया कि हम तो इतने ही पैसे देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। उसको खुले हाथ रख के इनको पैसे देने चाहिए।
उसके साथ ये जो ट्रेन जो स्टाफ जो है वो भी ट्रेन करवाने के लिए उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल असिस्टेंस देना चाहिए, ठीक है, सेंट्रल के द्वारा। तो ओवरऑल ये इसका जो एडिटोरियल है यही इसका टॉपिक था कि सेंटर को जो फूड लेव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, उसके साथ सेंटर को इसके लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल असिस्टेंस देना चाहिए। ठीक है, चलो चलो इसमें किसी को दिक्कत? फूड सेफ्टी में ये अच्छा वाला टॉपिक हो सकता है, फूड सेफ्टी वाला, ये जो ये है छोटा सा, लेकिन आप लिख सकते हो मेंस में। चलो किसी को दिक्कत नहीं? हाँ ठीक है, चलो ये आया है एक रूल ऑफ लॉ वाला। इसमें ये जो लेखक है वो इंस्पेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस है, आईजीपी, आईजीपी जी है, उनको ने उन्होंने लिखा है, मतलब जो किलिंग हुए थे, ठीक है, हैदराबाद में, और वहां पे क्या हुआ था कि फेक एनकाउंटर्स हुए थे। अब देखो, फेक एनकाउंटर जब होते हैं तो क्या होता है कि मतलब कभी कभी तो ऐसी स्थितियां होती है कि कभी कभी तो कुछ न्यूज जो होती है ना वो बाहर ही नहीं आती है, ठीक है। पुलिस का कभी कभी फेक एनकाउंटर, जाहिर सी बात है जिसका एनकाउंटर हुआ तो उसको तो बेचारे को हाथ धोना पड़ा अपनी जिंदगी से, ठीक है। और क्या होता है कि जब भी कमेटी बैठती है या भी कुछ होता है, ठीक है, तब जो लो लेवल के पुलिस वाले होते हैं, ठीक है, जैसे कि कांस्टेबल हो गए, कांस्टेबल से इंस्पेक्टर लेवल के जो पुलिस वाले होते हैं, उनको ही ज्यादा से ज्यादा मतलब इश्यूज फेस करने पड़ते हैं जब भी ऐसे फेक एनकाउंटर होते हैं तब। लेकिन जो बड़े पोस्ट पे पुलिस जो होती है, ठीक है, जैसे कि आईजीपी हो गए, डीजीपी हो गए, ये सब, ठीक है, तो इनको इतना ज्यादा मतलब इश्यू नहीं झेलना पड़ता जब भी फेक एनकाउंटर होता है उस वक्त, ठीक है। तो ये ओवरऑल कह रहा है, ये जो आर्टिकल है वो उसके अराउंड ही घूम रहा है। चलो उसमें समझते हैं। देखो नवंबर में क्या हुआ था, नवंबर 2017 में क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, हालांकि ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो सकता है लेकिन आपको सिर्फ उसमें दिया गया मैसेज को समझना है, ठीक है। किसी पर्सन ने क्या कहा, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या कहा, ये कभी भी आपको नहीं लिखना है, लेकिन उसमें ये जो मैसेज दिया गया वो आपको समझना चाहिए कि गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है अभी, ठीक है। देखिए नवंबर 2017 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी जी ने क्या कहा था कि जो क्रिमिनल्स है उनको जेल कर दी जाएगी या तो एनकाउंटर में मार दिया जाएगा, ऐसा कहा गया था, ठीक है। तो ये एक तरह से मतलब एक पुलिस को ये मैसेज पहुंचा कि आपको फ्री हैंड दे दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, आप क्रिमिनल्स के साथ जो भी चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। हालांकि वो ऐसा पब्लिकली नहीं बोल, मतलब ऐसा मतलब पुलिस के लिए वो पब्लिकली तो नहीं बोल सकते कि आप जो जिसको चाहो एनकाउंटर कर दो, लेकिन उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। तो मतलब पुलिस में ऐसा मैसेज गया कि पुलिस वाले अब फ्री होंगे क्रिमिनल्स पे एक्शन लेने के लिए, ठीक है। अब किस तरह का एक्शन लेना है वो कुछ भी इस तरह के स्टेटमेंट में क्लेरिफाई नहीं होता है, तो पुलिस इसका कुछ भी परसेप्शन ले सकती है, ठीक है। और उसके बाद मतलब क्या हुआ था, देखिए जो इस ये जो चीफ मिनिस्टर उनकी फर्स्ट टर्म का एंडिंग होने के मतलब उसका उनका जो फर्स्ट टर्म का एंडिंग है उस वक्त 151 क्रिमिनल्स का किलिंग किया गया है, ठीक है। और 3300 क्रिमिनल्स ने को गन शॉट इंजरी हुई, मतलब उनको कुछ ना कुछ गोली से गोलियां लगी है, ठीक है, या तो उनसे इंजरी हुई है ओवरऑल, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो कि अभी पुलिस जो है वो फ्रीली एक्ट कर रही है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको गवर्नमेंट का बैकिंग है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलो जैसा पहले नहीं होता था अभी ऐसा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम उन्होंने भी ये कहा था कि जो भी मतलब एस्केप करने का ट्राई करता हो, ठीक है, एस्केप करने का जो भी अटेम्प्ट कर रहा हो, ट्राई कर रहा हो, ठीक है, वो जेल को, तो उसको भी मार देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा एक तरह का एक्सट्रीम स्टेटमेंट हुआ ये तो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि पुलिस को एक तरह का ये जो क्या एक फ्री हैंड फिर से मिल जाएगा कि पुलिस, अगर चीफ मिनिस्टर ने कहा है अब तो पुलिस क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा इस तरह के इनकाउंटर करने का ट्राई करेगी, ठीक है। तो मई 10, 21 और जनवरी 2022, ठीक है, उसके बीच में 28 सस्पेक्ट्स किल हो गए, ठीक है। और 73 पुलिस ने इंजर्ड कर दिया, मतलब उन पे गोलियां चलाई है और वो मरे नहीं है लेकिन इंजर्ड हुए, ठीक है। तो इसका मतलब पुलिस असम में भी फ्रीली अभी काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, मतलब उसमें जुडिशियरी का बीच में रोल नहीं होता, डायरेक्टली पुलिस एक्ट कर लेती है, पुलिस मतलब पुलिस जो कानून है वो अपने हाथ में ले लेती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये जो मतलब
ये जो किलिंग है ओवरऑल एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, ठीक है, जिसमें पुलिस अपने हाथ में लॉ ले लेती है, तो ये रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है उसके खिलाफ जाती है। यही ये कंसेप्ट जो ये जो आर्टिकल है वही कह रहा है, ठीक है। अब जब कमीशंस को बिठाया जाता है, जो भी फेक एनकाउंटर को इंक्वायर करने के लिए जो भी कमीशंस बिठाया जाता है, उसमें जो भी लो रैंकिंग ऑफिसर होते हैं, जैसे कि कांस्टेबल से पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स, ठीक है, वो उनका रैंक जो होता है वो थोड़ा सा लो रहता है, ठीक है, जैसे भी आईजीपी और ये सब बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, उनके सामने इनका रैंक बड़ा थोड़ा सा लो रहता है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे कमीशंस की इंक्वायरी जब होती है तो ये लो रैंकिंग ऑफिसर जो होते हैं ना, उनको ज्यादा मतलब भुगतना पड़ता है, उनपे इंक्वायरी बहुत ज्यादा होती है, उनको मतलब प्रताड़ित किया जाता है, उनको बहुत ज्यादा मतलब क्या सफर होना पड़ता है उनको, ठीक है, उनपे कभी कभी उनको जेल भी हो जाती है, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन जो बड़ी रैंक वाले जो पुलिसमैन होते हैं उनको मतलब उनको वो फ्रीली मतलब छूट जाते हैं, ठीक है, मतलब एक तरह का सेटलमेंट टाइप हो जाता है कि जो भी कमीशन वाले भी जो मेंबर कमीशन वाले भी पुलिस वाले ही होंगे, ठीक है, जो कमीशन बिठाया जाएगा उसमें जुडिशियल पर्सन होंगे, पुलिसमैन होंगे, तो वो क्या करते हैं कि ये जो हायर रैंकिंग वाले होते हैं उनको एक तरह से मतलब छोड़ देते हैं, इस तरह का मतलब एक एटीट्यूड जो है उनका देखने को मिलता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? ओके, चलो, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की बात करें तो जब भी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी बिठाई जाती है तो क्या होता है जनरली, 1 मिनट स्टूडेंट्स। हाँ स्टूडेंट्स, इसीलिए वेट करो, 1 मिनट अभी चली जाएगी। ठीक है, चलो। अब मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की अगर बात करें तो जब भी मैजिस्ट्रेट जो लोकल मैजिस्ट्रेट इस तरह के जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको जब वो जो इंक्वायर करते हैं तो क्या होता है एक्चुअली वो पुलिस वालों के जो एक्शन होते हैं, पुलिस के एक्शन होते हैं उनके साथ रहते हैं, ठीक है। हालांकि वो पब्लिकली ऐसा स्टेट नहीं होता, लेकिन वो क्या होता है कि इन जनरल उनका जो एटीट्यूड होता है वो ऐसा होता है कि वो पुलिस को मतलब छोड़ देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन लाने, क्लीन चिट दे देते हैं, तो इसका सोल्यूशन लाने के लिए क्या करना चाहिए कि दूसरे स्टेट से जो मजिस्ट्रेट है उनको नॉमिनेट करना चाहिए, इस तरह की जो किलिंग है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, उसको इंक्वायर करने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो बाहर के स्टेट से जो भी जो मजिस्ट्रेट होगा वो क्या होगा कि इम्पार्शियल होगा और फेयर होगा, ठीक है, मतलब उनका कोई बायस नहीं होगा पुलिस के प्रति, क्योंकि वो दूसरे स्टेट से आए हैं, ठीक है। लोकल जो होते हैं वो तो पुलिस के साथ मान लो कि उनका कुछ बायस है, पुलिस को मतलब बचा लेंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो बाहर के स्टेट के जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं वो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो और उसमें भी नॉमिनेशन की जो इंक्वायरी में जो भी पुलिस के जो भी मेंबर्स जिनको नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है, ऐसी जो ऐसी जो इंक्वायरीज में जब कंडक्ट होती है तो जिसमें पुलिस मेंबर्स जो भी होते हैं उनको भी जिस जिनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो क्लियर, मतलब जो क्लियर हो, बहुत ही क्लियर हो, ठीक है, उनको ही ऐसे इंक्वायरी जो कमेटी होती है उसमें उनको मेंबर बनाना चाहिए, ठीक है। तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का इनका ये टॉपिक था कि उसमें जो भी जजेस है वो मजिस्ट्रेट से उनको बाहर से लाना चाहिए, दूसरी स्टेट से, और जो भी पुलिस वाले हो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत क्लीन हो, ऐसे पुलिस वालों को ही मेंबर बनाना चाहिए, ठीक है। और इसमें ये एक रिकमेंडेशन दी गई है कि जो भी स्टेट्स है, ठीक है, उनको कभी भी ऐसी एक्स्ट्रा जुडिशियल स्ट्रेटेजीज नहीं अपनानी चाहिए, जैसे कि ये मतलब ये जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम ने कहा कि पुलिस वालों को फ्री हैंड दिया जाएगा, ऐसे ऐसे जनरली करना नहीं चाहिए, ठीक है। उस ऐसा जुडिशियल स्ट्रेटेजी उनको, एक्स्ट्रा जुडिशियल स्ट्रेटेजी उनको अपनाना नहीं चाहिए। और जो भी जुडिशियल एक्चुअली होता है, ठीक है, मतलब इंक्वायरी हो और बाद में वो सब जो भी ऑर्डर दे जुडिशरी, उस तरह से पुलिस को एक्ट करना चाहिए, ठीक है। चलो, चलो, इस आर्टिकल में किसी को दिक्कत? ओके,
चलो, अब इंडो पैसिफिक का ये जो अभी चल रहा है आईपीएफ, जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का, ठीक है, उसके लिए अभी हमने पिछले वाले जो भी लेक्चर थे उसमें भी बात की थी कि आईपीएफ जो फ्रेमवर्क है वो दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें भी अभी कई बाधाएं आने वाली है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि देखो, आईपीएफ जो फ्रेमवर्क है, जी बाइडेन जी ने एक्चुअली विजिट की थी एशिया की, तो देखिए उनका आईपीएफ बनाने का एक प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि वो चाइना को काउंटर करना चाहता है। जाहिर सी बात है, वो चाइना को काउंटर करना चाहता है, ठीक है, इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली दोनों। और उसमें वो क्या करेंगे कि जो दूसरे जो इंडियन ओशियन के कंट्रीज है, पैसिफिक ओशियन के कंट्रीज है, जैसे कि इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, जापान, ये आप कंट्रीज के नाम याद रख लेंगे, ये प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, चलो, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है, तो इस आईपीएफ फ्रेमवर्क को इन सब कंट्रीज को मिला के बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए इनकी जो एक पॉलिसी रहती है, मतलब अमेरिका की जो पॉलिसी है कि उसको चाइना को मतलब काउंटर करना है, लेकिन अभी इसमें भी क्या है, देखो वो अमेरिका है, वो कैपिटलिस्ट कंट्री है, ठीक है, वो अपना फायदा भी उसमें पहले देखेगा। इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है तो उसमें ट्रेड का भी एक टास्क होगा, तो उसमें वो अपना फ्रेमवर्क पहले देखेगा। लेकिन ये जो ट्रेड वाला टॉपिक है उसमें ही ये जो आईपीएफ फ्रेमवर्क है उसमें ही एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम देखा जा रहा है कि देखो, ये जो आईपीएफ फ्रेमवर्क है वो एक तरह से स्ट्रेटेजिकली बनाया गया है। तो इससे क्या हुआ है कि अमेरिका ने आईपीईएफ फ्रेमवर्क में ट्रेड का कोई अभी जिक्र नहीं किया है। ठीक है, देखो कि जो ट्रेड और टैरिफ के इश्यूज है, ठीक है, इस फ्रेमवर्क में मतलब अच्छे से रिजोल्व नहीं किए है। ठीक है, मतलब कौन से कितने टैरिफ रखेंगे अभी सिर्फ बना दिया गया है कि आईपीएफ हमने मतलब साइन कर दिया। ठीक है, मतलब अभी उसमें कोई ट्रेड और टैरिफ कितना होगा, ट्रेड ट्रेड का ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना टारगेट है ट्रेड का, किन किन चीजों का ट्रेड होगा, सर्विसेज, गुड्स, और उसमें कुल कितना कितना टैरिफ होगा, इन सब में अभी क्या है कि जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडेन जी का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अभी उसको टच नहीं करना चाहता। ठीक है, अभी उन पे वो डेलिब्रेट करना नहीं चाहता। क्यों, मतलब अब आप भी देख सके कि साउथ एशियन कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज है, उनके साथ अभी क्या है कि वो अभी डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, ठीक है, और अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि देखिए ये जो छोटे कंट्रीज है उनका एक एम ये रहता है कि उनको दूसरी कंट्रीज का मार्केट एक्सेस मिले। उनका जाहिर सी बात है, अब इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है तो उनका तो इकोनॉमिक का मतलब जब जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा उसका कंट्री आगे आएगा। ठीक है, और अमेरिका का कंसर्न ट्रेड से ज्यादा चाइना का है। ठीक है, तो ओवरऑल एक तरह का मतलब दोनों में ये एक छोटा सा इश्यू ये है आईपीएफ फ्रेमवर्क में कि जो साउथ एशियन कंट्रीज है उनका जो टारगेट है वो ट्रेड है। ठीक है, चाइना का तो है लेकिन उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है ट्रेड बढ़ाना, इकोनॉमी बढ़ाना, और अमेरिका का फर्स्ट प्रायोरिटी है चाइना को काउंटर करना। ठीक है, तो अमेरिका ने अभी ट्रेड और टेरिफ उनके बारे में ज्यादा क्लेरिफाई करने की बात नहीं की है ज्यादा, मतलब कितना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या रूल्स, क्या गोल्स। ठीक है, ये सब अमेरिका ने टेरिफ और ट्रेड पे अभी कुछ भी मतलब क्लेरिफाई नहीं किया है। ठीक है, और चाइना का क्या है कि चाइना देखो, साउथ एशिया और साउथ कोरिया और जापान का क्या है कि उनका, जापान का चाइना के साथ इश्यू रहता है सेनकाकू आइलैंड पे, और ये जो साउथ कोरिया और जापान दोनों के लिए नॉर्थ कोरिया का भी थ्रेट रहता है। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल अभी नॉर्थ कोरिया है उसने 3 बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण कर दिया था जब बाइडेन जी यहाँ पे आए थे, और वहाँ यहाँ से फिर से वो अमेरिका लौटे तो बाद में उस वक्त जो नॉर्थ कोरिया है उसने 3 बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण कर दिया। तो इस तरह से इश्यू बने रहते हैं। ठीक है, तो बाइडेन जी का मतलब अमेरिका का पहला प्रायोरिटी रहेगा ये वाला। ठीक है, ट्रेड और जो टैरिफ है वो तो उनका मतलब लोअर प्रायोरिटी है अभी। उनको इन दोनों को स्ट्रेटेजिकली काउंटर करना है, नॉर्थ कोरिया और चाइना, इन दोनों को। ठीक है, चलो, जो और जो एंटी एंटी चाइना वाले कंट्रीज है, ठीक है, एंटी चाइना वाले कंट्रीज है जैसे कि इंडिया, हमारा तो पता ही है एंटी चाइना ही। ठीक है, और उसके साथ जो जापान है, जापान और साउथ कोरिया, ये दोनों एक तरह से अमेरिका, प्रो अमेरिका कंट्री है। ठीक है, उन दोनों का अमेरिका के साथ बहुत अच्छी बनी रहती है, लेकिन वो अपना जो ट्रेड पार्टनरशिप चाइना के साथ है वो उनको काउंटर करना नहीं चाहेंगे। ये भी एक इश्यू रहता है। ठीक है, क्योंकि इसका इसका क्या रहता है, जापान और साउथ कोरिया का, क्योंकि वो भी हमारी तरह चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, यही नहीं कि वो सिर्फ अमेरिका पे डिपेंडेंट है, वो चाइना पे भी कुछ इकोनॉमिक मतलब जो इकोनॉमिक टाइज है उनके लिए वो चाइना के ऊपर भी बहुत निर्भर है। तो इसमें क्या होगा कि देखो, अभी साउथ कोरिया तो क्वाड का मेंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन जापान जो है क्वाड का मेंबर है। इंडिया जो है वो चाइना के साथ
फिजिकल बाउंड्री शेयर करता है। इन चारों कंट्री में सिर्फ इंडिया ही ऐसा है, क्वाड के चारों कंट्री में सिर्फ इंडिया ही ऐसा है वो जो चाइना है उसके साथ फिजिकल बाउंड्री शेयर करता है, तो हमारी अपनी प्रॉब्लम्स रहती है, ठीक है। और जापान जो है वो एक ऐसा कंट्री है कि उसका चाइना के साथ मतलब थोड़ा ज्यादा डिपेंडेंस है। ऑस्ट्रेलिया भी डिपेंडेंट है चाइना पे, ठीक है, वो चाइना से ट्रेड करता है, लेकिन हमारी तरह चाइना भी जापान भी चाइना के साथ थोड़ा इकोनॉमिकली जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो अमेरिका की ठीक, वो ठीक तो है कि वो आईपीएफ में आएगा और ये सब अमेरिका क्वाड में आएगा, अमेरिका की मतलब बातों में हमें हमें मिलेगा ये सब, ठीक है। लेकिन चाइना के साथ तो वो पूरा का पूरा रिश्ता तोड़ दे, ऐसा तो ऐसा भी नहीं हो सकेगा, चाइना और साउथ कोरिया दोनों, ठीक है। तो ये भी आईपीईएफ में एक मतलब एक बाधा बन के उभर सकता है, ठीक है, मतलब बाधा बन के उभरेगा ही ये, जब भी ट्रेड और टैरिफ की बात आई तब, ठीक है। चलो, तो ये ओवरऑल इसका मतलब जो आईपीएफ का ये जो टॉपिक है अभी इसमें बहुत ज्यादा आगे आएगा क्योंकि अभी नया टॉपिक है। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में ऐसे कई मतलब इश्यूज अभी देखे जा रहा है, ठीक है, कि ट्रेड और टैरिफ का अमेरिका ने कुछ बात नहीं की है, ये सब ओवरऑल, ठीक है। चलो, और जापान और साउथ कोरिया का भी इश्यू थोड़ा आगे देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि उनका चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक टाई रहता है, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया का भी एक नॉर्थ कोरिया भी कभी कभी मतलब मिसाइल दाग देता है, ठीक है। तो बाइडेन जी को थोड़ा मतलब फिर से देखना पड़ता है इश्यू को, ठीक है। चलो, ताइवान का भी अभी चल रहा है मतलब रशिया यूक्रेन का मतलब रशिया और यूक्रेन के युद्ध को भी ताइवान और चाइना के साथ भी मतलब थोड़ा कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब इश्यू अभी अमेरिका के सामने चल रहा है और अमेरिका को अभी क्या है कि भारत की भी जरूरत है, ठीक है। स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखो तो अमेरिका को भारत की जरूरत है। क्यों? क्योंकि देखो चाइना पूरे के पूरे इस एशियन रीजन में अभी चाइना के बाद दूसरा पावरफुल कंट्री तो वो है इंडिया, ठीक है। तो अमेरिका अकेला चाइना के साथ भिड़े, ठीक है, तो इस तरह से ये दुनिया नहीं चलती, ठीक है। एक दूसरे के साथ मिलके दूसरे को हराना पड़ता है स्ट्रेटेजिकली, ना कि युद्ध करके, स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, इस तरह से अभी इस दुनिया में हार जीत चलती रहती है, ठीक है। तो इस तरह से और इंडिया रशिया के साथ भी इसका क्लोज रिलेशन है हमारे साथ, और वहां पे यूक्रेन में भी युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए अमेरिका को भारत की ये भी सख्त जरूरत है, ठीक है। चलो, चलो इसमें समझ आया। तो आप ऐसे मतलब आप स्ट्रेटेजिकली सोचना सीखो, ठीक है। आप स्ट्रेटेजिकली सोचना रखो, ना कि चाइना के साथ, अभी चाइना के साथ इनका इश्यू तो रहता ही है जापान का, लेकिन फिर भी वो उनके साथ कनेक्टेड ही है, वो ऐसा नहीं कि रातों रात वो उनके साथ खत्म कर देंगे, ठीक है। अगर वो वहां पे खत्म नहीं करेंगे तो अब इसका इश्यू कहाँ पे आएगा? क्वाड में, क्योंकि वो अगर अमेरिका कहेगा कि आप सिर्फ हमारे साथ ही ट्रेड करो तो जापान ना कह देगा, तो इस तरह के इश्यूज भविष्य में आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा स्ट्रेटेजिकली आपको सोच के आंसर लिखना है, ठीक है। चलो, हाँ, डिप्लोमेसी सही है। हाँ, चलो, ग्लोबल फ्रूट क्राइसिस, ये अच्छा वाला टॉपिक है। चलो, स्टोरी तो सबको पता है यूक्रेन का और नाटो का। अभी नाटो में उसको जुड़ना था और रशिया को ये पसंद नहीं है और ये सब, ठीक है। अब देखो, एक्चुअली यूक्रेन रशिया में एक्चुअली क्या है कि अभी थोड़ा न्यूज का भी ऐसा है कि थोड़ा प्रोपेगेंडा होता है और ये सब, ठीक है। लेकिन देखो, जहां तक मेरी थोड़ी मैं सोच रहा हूँ, थोड़ी सी अगर स्ट्रेटेजिकली मैं सोच के बताऊं आपको, तो देखिए, पुतिन जी को ये पता है, पुतिन जी को रशिया के इंटरेस्ट क्या है उसको अच्छे से पता है। ऐसा नहीं कि पुतिन जी मतलब न्यूज चैनल जो होते हैं वो पुतिन जी को ये मतलब डिक्टेटर ये सब बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो कि नाटो जब से बना, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जब से बना, तब से उन्होंने 5 बार ऐसा कहा है कि हम एक्सपांड नहीं करेंगे, एक्सपांड नहीं करेंगे, ठीक है। आज जाके उन्होंने पूरा का पूरा यूरोप जो है उसमें उनको ले लिया, ठीक है। मतलब मोस्टली यूरोप कंट्रीज जो है वो नाटो से जुड़ गए हैं, ठीक है। और ये सब जो नाटो कंट्रीज है वो पूरे वो ये जो मतलब कंट्रीज है वो
रशिया को घेरे हुए हैं, ठीक है, सबकी मतलब हर एक साइड में रशिया को घेर लिया गया है नाटो कंट्रीज द्वारा, ठीक है। तो ये थोड़ा स्ट्रेटेजिक होता है, अगर चाइना आपको सब तरह से घेर ले और आप कुछ ना बोले, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक तरह से रशिया का जो एसर्शन है, ठीक है, रशिया ने सिर्फ ये नहीं कहा था, रशिया एक साल पहले से कह रहा था कि आप रशिया यूक्रेन को नाटो में मत जोड़ो, यूक्रेन को नाटो में मत जोड़ो। फिर भी एक साल से, मतलब ऐसा नहीं कि रशिया ने अचानक युद्ध कर दिया, रशिया ने कितनी बार उन्होंने कहा था कि आप हमारी पेशेंस को टेस्ट कर रहे हो, हमारी पेशेंस को टेस्ट कर रहे हो, आप ये मत करो। क्यों? अगर आपका कंट्री हर जगह से मतलब एनिमी कंट्री से जुड़ जाए, ठीक है, आपके कंट्रीज के बाजू वाले सब कंट्रीज एनिमी कंट्री से जुड़ जाए, तो जाहिर सी बात है आपके लिए दिक्कत तो होगी, ठीक है। अगर आप मान लो कि इंडिया के बाजू के सब कंट्री, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, सब सिर्फ श्रीलंका में हम्बन टोटा पर चाइना के पास गए तो भी हमें दिक्कत हो रही है, तो मान लो कि ये तो रशिया के बाजू के सारे के सारे कंट्री नाटो में जोड़ गए, ठीक है, सिर्फ यूक्रेन बचा, ठीक है, और बेलारूस अभी वो नहीं था, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि ये रशिया पे मतलब एक तरह का जो है एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक प्रेशर बन रहा था, ठीक है, और रशिया उसके पूरी तरह से अवेयर था। तो एक तरह से देखे, मतलब आप जो भी किसी भी टॉपिक को देखो, सिर्फ ऐसा नहीं सोचो कि ये युद्ध हो रहा है इसमें रशिया ही मतलब इसमें ब्लेम करना है, ऐसा नहीं होता। इसमें अमेरिका का भी दोष है, यूक्रेन का भी दोष है, सबका दोष होता है, सबका इश्यू होता है, ठीक है। जो एक तरह का टॉपिक मतलब इस तरह का जो इश्यू है अभी कंट्री में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये अमेरिका का भी थोड़ा इसमें दोष हम देख सकते हैं कि अमेरिका को इतना ज्यादा मतलब फोर्स नहीं करना चाहिए था यूक्रेन को कि वो नाटो में जुड़े इस तरह से, ठीक है। अभी मतलब अभी युद्ध तो हो गया, बाद में अमेरिका ये इस तरह के स्टेटमेंट दे कि अब नाटो में ना जुड़े तो ठीक है, जो रशिया को मतलब यूक्रेन को अपनी धरती रशिया को देनी चाहिए थोड़ी, ये सब उनकी धरती है, उनको जो करना है करे। तो ये एक तरह से ग्लोबली जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, वो उनकी अमेरिका की इमेज को भी वो थोड़ी कम करता है, ठीक है। और हमारे जयशंकर जी है वो तो उनके अगर आप इंटरव्यूज देखते होंगे, ठीक है, अभी उन्होंने यूरोप वाला स्टेटमेंट दे दिया, तो इस तरह के फायर स्टेटमेंट अभी वो दे रहे हैं। तो एक तरह से आपको ये जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स जो है वो आपको तटस्थ बन के मतलब न्यूट्रल बन के आपको देखनी चाहिए, ना ही किसी भी देश को ना ही किसी देश को मतलब इंडाइक्ट करना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो, जो फूड क्राइसिस है उसकी मतलब कितना सीरियस है इसकी अगर बात करें, फूड क्राइसिस की अगर बात करें तो देखो जो अभी क्या है कि एक्चुअल प्राइस इंडेक्स जो है जो जून 1 2022 उस दिन के हिसाब से अगर फैक्ट को लिया जाए तो जो फूड एग्रीकल्चर प्राइस का जो इंडेक्स है वो 40% हायर हो गया है जनवरी 2021 से, मतलब एक साल में 40%, ठीक है, एक साल में 40% हाई। जो राइस अगर गेहूं अगर 100 रुपये किलो मिल रहा है वो आज 140 पे किलो मिल रहा है, ठीक है। 2-3% हो तो वो तो समझ सकते हैं हम लोग कि ऐसा तो ये तो इकोनॉमिक साइकिल रहता है, 40% मतलब ठीक है बहुत ज्यादा मतलब सीरियस हो गया है, तो ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने ये डेटा दिया है। और जो मेज और वीट है, ठीक है, मेज और वीट है उनकी प्राइस इंडिविजुअली अगर देखे तो 42% और 60% इंक्रीज हो गई है, ठीक है, 2021 के जनवरी के मतलब जनवरी के जो भी लेवल थे उनके हिसाब से, ठीक है। और जो ग्लोबल फूड है, फ्यूल है, ठीक है, मतलब क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गए, ठीक है। और फर्टिलाइजर के जो प्राइसेस है, अगर फर्टिलाइजर के लिए भी रशिया और यूक्रेन में से मतलब उनका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट रहता है, तो इसके कारण क्या होगा कि उनकी जो प्राइसेस है वो भी बढ़ने वाली है। और 2024 तक ये जो वर्ल्ड बैंक है उसने ये कहा था कि 2024 में भी ये प्राइस मतलब बड़ी रहेगी, ठीक है। मतलब आप ये जो 140 का मैंने आपको मतलब इमेजिनरी आंकड़ा दिया वो 2024 तक इसको मतलब कम नहीं होगा, ठीक है, अगर कम भी होगा तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो अभी 1-2 साल के लिए तो बना ही रहेगा, ठीक है, जाहिर सी बात है ग्लोबल है। और नया प्रोडक्शन होने में भी देर लगती है, ठीक है, नया गेहूं उगाने में देर लगती है, ये सब ठीक है। और अभी ये रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट कितना लंबा चले ये किसी को पता नहीं है। तो जाहिर सी बात है अभी जो भी ये जो फूड क्राइसिस चल रहा है पूरे के पूरे ग्लोब में वो सीरियस तो है ही, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये जो आपको जून 1 वाला डेटा गए एग्रीकल्चर प्राइस का इंडेक्स का जो डेटा दिया गया है, ठीक है, वो आपको याद रख लेना चाहिए, कहीं पे लिख लेना चाहिए, ठीक है। अब ये आपको आप लिख सकते हो कहीं भी रशिया यूक्रेन वाला अगर टॉपिक आ जाए तो आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब
रशिया और यूक्रेन, ये जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी है उसमें रशिया और यूक्रेन इन दोनों देशों को अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो उसमें उसका कितना इंपॉर्टेंस है, क्या मतलब उनका कितना रोल रहता है, इसको अगर हम देखें तो देखिए जो रशिया और यूक्रेन है, ठीक है, इसमें बहुत सारी फैक्चुअल बातें हैं, आपको लिख लेना चाहिए, ठीक है, आपको ये जो बातें हैं ये सब आपको मेंस में बहुत ही काम आएगी। चलो, रशिया और यूक्रेन की दोनों को मिलकर अगर बात करें तो पूरी की पूरी दुनिया के 25% से ज्यादा भी ये वीट जो है वो ये दोनों सप्लाई करता है, ठीक है, क्वार्टर से भी ज्यादा, मतलब 25% से भी ज्यादा ये सप्लाई करता है, ठीक है। जो रशिया का जो शेयर है पूरे के पूरे ग्लोबल एक्सपोर्ट, जो गेहूं का ग्लोबल एक्सपोर्ट है उसमें वो रशिया का शेयर अराउंड 20% है, यूक्रेन का अराउंड 8% है, ठीक है, मतलब वो भी पूरे के पूरे ग्लोब में देखो तो 8% भी बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। चलो, जो पूरी दुनिया में वीट जो है, ठीक है, पूरी दुनिया की जो 35% पॉपुलेशन है उसमें जो वीट है वो मतलब वो स्टेपल फूड है, जैसे कि स्टेपल, अगर साउथ इंडिया में देखो तो स्टेपल फूड राइस है, ठीक है, उसी तरह से अगर पूरी दुनिया की अगर बात करें तो उसका स्टेपल फूड जो है वो मतलब 35% जो पॉपुलेशन है उसका स्टेपल फूड है वो गेहूं है, ठीक है, वीट है। और 50 कंट्रीज ऐसी है पूरी की पूरी दुनिया में, 50 कंट्रीज ऐसी है वो अपनी 30% से ज्यादा वीट जो इंपोर्ट करते हैं वो रशिया और यूक्रेन से करते हैं, मतलब एफएओ का ये डेटा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों अभी मतलब झगड़ रहे हैं, अंदर अंदर झगड़ रहे हैं, ठीक है। और इसका जो जो भी कारण है वो कोई तीसरा ही है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि जो मतलब इन दोनों देशों के झगड़ने से कारण ऐसे 50 कंट्री है पूरी की पूरी दुनिया में भी, अभी देखो कहीं कहीं पे हमारा तो अच्छा है कि हम खुद ग्रीन मतलब हमारे यहाँ पे उगता है, ठीक है, हम उगाते हैं यहाँ पे, तो हमारे लिए देखो ऐसी स्थिति जब होती है तब एग्रीकल्चर पे मतलब कंट्री जो जो भी डिपेंडेंट होता है उनके लिए एक अच्छी स्थिति उत्पन्न होती है। जाहिर सी बात है पूरी की पूरी दुनिया में अभी गेहूं की शॉर्टेज है तो हमारे पास गेहूं अभी अवेलेबल है, ठीक है, अगर नहीं होते तो हम भी मतलब उस हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाता, अभी इतना ज्यादा नहीं बढ़ा लेकिन क्या 50% कोई कई कंट्री में 100% तक इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है। चलो, तो अ, 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 तो ऐसी स्थिति अभी कंट्री में दिखने को मिल रही है पूरी दुनिया में कि रशिया और यूक्रेन ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में बहुत बड़ा रोल निभा रहा है, ठीक है। चलो, जो कॉर्न है, ठीक है, कॉर्न है उसमें यूक्रेन जो है वो पूरी दुनिया में 8th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, 8वां सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉर्न का यूक्रेन जो है, ठीक है, वो। और वो पूरी की पूरी ग्लोबल मतलब ग्लोबल एक्सपोर्ट में उसका कॉर्न का जो एक्सपोर्ट है वो 60%, 16% रहता है, 16% रहता है, तो वो भी एक बड़ी बात है, ठीक है। और यूक्रेन जो पूरी की पूरी दुनिया में सनफ्लावर सीड जो है, ठीक है, और जो सनफ्लावर ऑयल है, ठीक है, वो 46% उसको मतलब प्रोड्यूस करता है, पूरी की पूरी दुनिया, मतलब पूरी दुनिया का आधा सिर्फ यूक्रेन प्रोड्यूस करता है उसको, ठीक है, और वही दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सनफ्लावर ऑयल है। जाहिर सी बात है, तो मतलब वो सनफ्लावर ऑयल की भी प्राइस बढ़ने लगेगी अब। तो ओवरऑल ये कह रहा है आर्टिकल कि रशिया और यूक्रेन मतलब ऐसे छोटे देश नहीं है और इनका एग्रीकल्चरल आउटपुट बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है उन दोनों में अगर कंफ्लिक्ट हो तो ग्लोबल सप्लाई चेन जो है फूड ग्रेन्स की वो ब्रेक हो जाएगी और दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा, ठीक है। चलो, अब व्हाट इज कॉजिंग द क्राइसिस, ये तो आपको पता ही है कि अभी मतलब इश्यू हो गया था, ठीक है। चलो, अब इसका कोई सॉल्यूशन है, इज देयर अ वे आउट, ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए सी ऑफ एजोव जो है, ठीक है, आपको मतलब आपके पास मैप हो तो उसमें देखना, अभी सी ऑफ एजोव है तो रशिया ने ये सजेस्ट किया है कि ये एक्सपोर्ट करेगा, मतलब जो एक्सपोर्ट मतलब जो अपना जो एक्सपोर्ट है, मतलब ग्रेन्स का जो एक्सपोर्ट है और ये सब वो रिज्यूम करेगा जो सी ऑफ एजो में उसके जो पोर्ट्स है, ठीक है, सी ऑफ एजो में रशिया के जो पोर्ट्स है, ठीक है, जो वो कंट्रोल करता है, ठीक है। और वो ब्लैक सी में वो क्या करेगा, वो कॉमर्शियल वेसल्स, ठीक है, जो कॉमर्शियल शिप्स जो होते हैं उनके लिए एक कॉरिडोर ओपन करेगा, रशिया ओपन करेगा, ठीक है। जो सी ओ ब्लैक सी है उसमें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी और एक्सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब रशिया को भी पता तो है ही, रशिया को भी पता है कि उसके मतलब उसके एक्सपोर्ट के अटकने से पूरी दुनिया में ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, रशिया को भी पता है ही। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि देखो
अमेरिका अपनी बात पे अड़ा है कि नाटो नाटो नाटो, ये उसका नाटो चल रहा है। ठीक है। यूक्रेन यूक्रेन के अगर अब यूक्रेन पे अगर अब अभी हमला हमला हो तो गया है। ठीक है। उसमें अभी इश्यू मतलब उसमें लॉस तो चल ही रहा है यूक्रेन को। ठीक है। और अमेरिका और यूरोपियन देश जितनी उसकी मदद करनी चाहिए थी पहले, जो अपनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उतनी अभी उनको कर नहीं रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब डिप्लोमेटिक इश्यूज होते हैं इसके। ठीक है। ये सब ऐसा नहीं होता कि ये चलो तीन चार मिसाइल यहाँ से छोड़ दी, तीन चार मिसाइल यहाँ से छोड़ दी, ये सब पूरा का पूरा इंटरनेशनल एक डिप्लोमेटिक लेवल पे ये सब होता है। ठीक है। ये जो भी युद्ध भी होते हैं, युद्ध में भी ऐसा होता है। ठीक है। मतलब मान लो रशिया के पास तो कई कई बड़ी बड़ी मतलब मिसाइल्स है, लेकिन वो दाग ऐसे नहीं दाग देता। ठीक है। रशिया को भी पता है वहां पे सिविलियंस है और ये सब, उसमें बहुत ज्यादा किलिंग होगी। ठीक है। तो इस तरह का अभी इश्यू हो रहा है। तो रशिया ने भी अभी मतलब एग्री किया है कि वो पॉसिबल हो तो वो एक्सपोर्ट भी रिज्यूम करेगा, और सी जो ब्लैक सी है उसमें भी वो ब्लैक कॉरिडोर कॉमर्शियल वेसल्स के लिए बना देगा। ठीक है। चलो। और यूक्रेन के पास, रशिया ने तो कह दिया कि वो एक्सपोर्ट रिज्यूम करेगा, लेकिन यूक्रेन के पास इतना ज्यादा अच्छे ऑप्शंस नहीं है। क्यों? क्योंकि मतलब अभी क्या हो रहा है कि रशिया देखो, एक रेल से जाने का एक ऑप्शन है, यूक्रेन के पास क्या ऑप्शन है कि एक रेल से जाने वाला ऑप्शन है, लेकिन उसमें क्या है कि गेज वाला भी प्रॉब्लम है कि यूक्रेन के पास जो भी गेज है। ठीक है। यूक्रेन से जो भी मतलब जो रेलवे लाइन के गेजेस होते हैं ना, जो रेल लाइन की रेल की पटरी के गेजेस, वो डिफरेंट डिफरेंट है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। ठीक है। तो ट्रेन भी बदलनी पड़ेगी ना, अगर आप मतलब जो उसका जो फ्रेट जाएगा, उसका जो एक्सपोर्ट जाएंगे। ठीक है। उनको ट्रेन बदलनी पड़ेगी, तो ये प्रॉब्लम आएगा। तो ये मतलब ये एक फिजिबल प्रॉब्लम इशू, वो फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। और उसके साथ यूक्रेन का क्या है कि जो बाल्टिक मतलब जो बाल्टिक स्टेट्स और पोलिश पोलिश यूक्रेन बॉर्डर है, वहां से क्या होगा कि ओवरऑल डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से उनको जो ये जो ग्रेन है वो ले जाने पड़ेंगे। तो ये इससे फिर से मतलब ओवरऑल क्या होगा कि इतना ज्यादा अगर ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो फिर से वो ग्रेन महंगे हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका यूक्रेन के पास एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि वो ब्लैक सी वाला जो रूट है। ठीक है। मतलब जो दरियाई मार्ग है। ठीक है। जो ओशियन वाला रूट है। ठीक है। वो उसको मतलब ओपन करना चाहिए। ठीक है। और रशिया के लिए भी क्या होगा कि वो भी फर्टिलाइजर और जो ग्रेन्स है उसको फिर से मतलब एम्प अप कर दे, रैंप अप कर दे। ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छा वाला हाँ, सबसे अच्छा वाला यूक्रेन के लिए मतलब सॉल्यूशन ये होगा कि वो रशिया के साथ बात करे। ठीक है। ओपनली ये कह रहा है, ये जो आर्टिकल है वो ओपनली कह रहा है, अब किसी की वो मतलब वो कोई भी दूसरा विकल्प ना चुने। ठीक है। डायरेक्टली अब वो रशिया से बात करे, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी से वो बात करे और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन लाए, और फिर से नॉर्मली सब आके फिर से अपना ट्रेड शुरू कर दे, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वाला। ठीक है। चलो। तो ये इसको सॉल्यूशन अभी बताया गया है। ठीक है। चलो। अभी इसमें किसी को दिक्कत? वो ब्लैक सी और एजोव सी देख लेना आप। ठीक है। ये लेक्चर। अच्छा। ठीक है। तो अभी मैं शुरू करूँ आगे? ओके। चलो। एमएसपी का टॉपिक है आपको। एमएसपी आप एमएसपी का ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा कांग्रेस बीजेपी वाला है। हाँ, ये वाला अच्छा है। चाइनीज वाला, चाइनीज एक्टिविटी। यूएस आर्मी जनरल ने दिल्ली में आए थे, उन्होंने हमारे आर्मी के जनरल से बात की थी। ठीक है। जो अमेरिका के जनरल चार्ल्स ए फ्लिन है, उन्होंने हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल मनोज पांडे जी, उन्होंने मतलब उन दोनों ने मीटिंग की थी और वो यहाँ पे आए थे। ठीक है। तो देखिए, तो चाइना जो एक्टिविटी कर रहा है लद्दाख में, अभी ब्रिज बनाया, वो आपका करंट अफेयर में भी आया होगा कि चाइना ने ब्रिज बनाया और ये सब। ठीक है। थोड़ा चाइना ये करता रहता है इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटी। तो इस पे इंडिया तो मतलब आंखें बनाए ही रखता है। ठीक है। इंडिया तो उसके ऊपर देखरेख रखता ही है, और उसके साथ अमेरिका भी उसके ऊपर देखरेख रखता ही है। ठीक है। अब देखिए, अमेरिका का इंडिया के साथ वैसे तो मतलब अच्छे संबंध है। ठीक है। लेकिन अगर इंडिया चाइना का अगर थोड़ा सा भी क्लैशिंग होता है तो उसके उससे अमेरिका के ऊपर भी इफेक्ट आता है। ठीक है।
तो इससे क्या होता है कि अमेरिका को भी मतलब थोड़ा सा एक चिंता रहती है इंडिया की, कि इंडिया मतलब चाइना कर क्या रहा है वहाँ पे जो लद्दाख है उसमें। ठीक है, तो वो भी अपना सैटेलाइट्स और ये सब करके वो वहाँ पे देखता रहता है, और हमारी जो हम भी जो इंडिया है वो हमारी इंटेलिजेंस है वो उनको, अमेरिका को हम जो भी इंफॉर्मेशन है वो देते रहते हैं। ठीक है, चलिए। तो इन्होंने जनरल मतलब जो ये जो जनरल है चार्ल्स जी, उन्होंने ये कहा कि ये जो आई ओपनिंग है, ठीक है, मतलब आंखें खोल देने वाला है, जो भी चाइना की एक्टिविटी अभी हो रही है ब्रिज बनाना और ज्यादा अभी चाइना ने आज या कल ही मैंने न्यूज देखी थी कि चाइना ने अपने फाइटर जेट्स वहां पे रखे हैं। ठीक है, अपने चाइना के फाइटर जेट्स उन्होंने एम्प्लॉय किया है। ठीक है, और चाइना ने क्या किया, अब चाइना का क्या है देखो, चाइना के पास अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट उन्होंने बना लिया है। ठीक है, जो उनके जो J-20 शायद, हाँ J-20 ही है। ठीक है, वो फाइटर जेट उन्होंने 5th जनरेशन बनाया है, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो रडार सिस्टम है वो उनको चकमा दे देगा। ओके। ओके, अच्छा आपका स्लो चल रहा है इंटरनेट। ठीक है चलो, नो इश्यू, जैसा आप चाहो। ठीक है चलो, अभी मैं शुरू करता हूँ अपना। चलो, तो चलो बाकी बाकी स्टूडेंट, ठीक है, अपना शुरू रखे ना। हाँ चलो। तो अमेरिका के जनरल ने भी ये कहा है कि जो चाइना अभी अपनी एक्टिविटीज कर रहा है, ठीक है, हाँ हम फाइटर जेट्स पे थे कि चाइना ने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बना लिए है, तो वो इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको रिपीटली कहता हूँ, रिपीट करके कहता हूँ कि चाइना के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, मतलब जो वो J-20 चेंगडू ऐसा ही कुछ नाम है उसका, वो इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रडार की पकड़ में आते नहीं है। ठीक है, हालांकि उसका मतलब अभी टेस्टिंग भी चल रहा है और अभी वो ज्यादा आधुनिक बनाया जा रहा है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आते रडार में। और जो हिमालयास है उसकी टेरेन ऐसी है कि उसमें आसानी से रडार पकड़ भी नहीं सकते, ऐसे फाइटर जेट्स होते हैं उनको। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है कि वो इंडिया में वो आके मार के चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है भविष्य में। ठीक है, तो और अमेरिका भी अभी इसके ऊपर बनाए रख रहा है नजर। ठीक है, कि जो चाइना है उसके ऊपर मतलब ओवरऑल कंसर्न है, चाहे अमेरिका को भी कंसर्न है कि वो चाइना अभी क्या कर रहा है इस पूरी की पूरी जो लद्दाख वाली जो है वहां पे बॉर्डर पे, वहां पे। ठीक है, LAC जो है वहां पे। ठीक है, चलो। चलो, इसमें कोई किसी को दिक्कत? आप ये जो फाइटर जेट्स है और ये सब, ये भी आप जब इंडो चाइना का जो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको मीन्स में, तो ये सब आप फाइटर जेट्स का भी नाम लिखिएगा। ये बहुत एक अच्छी आपकी इंप्रेशन पड़ती है। ठीक है, कि आप मतलब टेक्नोलॉजिकली भी सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ मतलब देखिए, युद्ध जब होते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एनिमी की संख्या कितनी है यही वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एनिमी मतलब ओवरऑल ये डिपेंड नहीं करता है कि अगर मान लो कि सामने वाले के 100 सैनिक है, हमारे पास 50 सैनिक है, तो हम हार जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें टेक्नोलॉजी भी बड़ा रोल निभाती है, तो आपको ये टेक्नोलॉजी भी क्या है वो भी आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, हमने अभी अग्नि 4 मिसाइल का मतलब परीक्षण किया है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, वो न्यूक्लियर केपेबल है, तो इस तरह से आपको मतलब ओवरऑल टेक्नोलॉजी भी आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, चलो। चलो, गवर्नमेंट स्कीम वाला है, छोटा मतलब एक गवर्नमेंट का थोड़ा प्रेज हो ऐसा है। ठीक है, चलो। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, ये अभी गरीब कल्याण योजना, ये मेंस में पूछी जा सकती है, प्रीलिम्स में भी आ सकती है। ठीक है, PMGKY जो है वो पेंडेमिक के समय से ही मतलब चर्चा में रहती है। ठीक है, चलो। अब इसमें मतलब सीतारमन जी ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है सीतारमन जी, उन्होंने ये कहा है कि एक इंडिपेंडेंट स्टडी का उन्होंने साइटिंग किया था, मतलब उसको उसके आधार पे उन्होंने ये कहा था कि हमारी कंट्री में जो भी जो भी ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि लोग कम फूड
कम फूड को कंज्यूम करेंगे कोविड के बाद में, ठीक है लोग, क्योंकि पुअर लोगों का क्या होता है कि उनकी जब इनकम कम हो जाती है और ऐसी स्थिति इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने लगती है तो उनका फूड इंटेक भी कम होने लगता है, ऐसा मतलब प्रोपोर्शन देखा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि जो भी हमारी कंट्री में ऐसी प्रोबेबिलिटी थी कि जो पुअर लोग हैं वो कम फूड कंज्यूम करेंगे, इसी प्रोबेबिलिटी को 76% तक घटा घटा दिया है। किस स्कीम ने? ये पीएमजी के मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसने, ठीक है। चलो, तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपको याद रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट आपको, क्योंकि सीतारमन जी ने खुद ने दिया है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलो, और बाद में थोड़ी गवर्नमेंट का प्रेज है। और हेल्थ एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो देखिए, एक स्टडी किया गया था इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर के द्वारा कि जिन्होंने अ, अ, आयुष्मान भारत स्कीम के का एक डेटा दिया है कि आयुष्मान भारत स्कीम के कारण क्या हुआ है कि हमारा जो आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर जो हुआ है, ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर जो होता है हमारा, ठीक है, वो आयुष्मान भारत स्कीम के कारण 21% तक डिक्लाइन हुआ है। साथ में जो बोरो करने की टेंडेंसी जो होती है ना, ठीक है, जो पुअर हाउस होल्ड में क्या होता है कि उनकी इनकम कम होती है, लेकिन अगर डिसीज और ये सब क्या होते हैं कि हेल्थ की जो कंडीशन होती है वो पूछ के तो नहीं आती, ठीक है, वो तो नहीं देखती कि वो सामने वाला पुअर है या रिच है। वो तो रिच को भी मतलब कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, पुअर को भी मतलब ऐसा स्थिति हो सकती है, ठीक है। तो उसमें पुअर लोगों में क्या होता है कि पुअर मतलब जो पुअर लेवल की मतलब जो स्ट्राटा होता है सोशल में, तो वो क्या करता है कि पैसे बोरो करते हैं, ठीक है, हेल्थ एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए वो पैसे बोरो करते हैं। हालांकि आयुष्मान भारत स्कीम के कारण क्या हुआ है कि ये जो बोरो करने की लोगों की टेंडेंसी थी उसमें 8% कमी आई है आयुष्मान भारत की स्कीम जो है उसके कारण, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सा मतलब एक डेटा है, वो आपको मतलब लिख लेना चाहिए, ठीक है, आपको काम आ सकता है, ठीक है। चलो, और जो ECLGS, हालांकि ये डेटा है, ठीक है, वो आपको याद रखना नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज क्या हुआ इंप्रूव क्या हुआ ये बता रहा है कि इमरजेंसी क्रेडिट लिक्विडिटी गारंटी स्कीम जो है CLGS जो है उसमें उसका कंटेक्स्ट देते हुए मिनिस्टर जी ने ये कहा है कि ऑलरेडी 3.19 लाख करोड़, ठीक है, 3.19 लाख करोड़ की जो उस वर्ष की जो लॉन्स है वो मार्च 2022 तक मतलब सैंक्शन की गई है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो ये जो हैंड होल्डिंग है गवर्नमेंट का, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो हाथ पकड़ लिया है लोगों का, मतलब उनको उनको सपोर्ट किया, उनका हाथ पकड़ा है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है कि जो भी कितने लोग जो है वो अफ्लोट रह पाए पेंडेमिक के दौरान, ठीक है, वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिता पाए। तो ओवरऑल ये छोटा सा टॉपिक था। निर्मला सीतारमन जी ने 2-3 ऐसे स्टेटमेंट और मतलब दिए थे, ठीक है, तो उसके ऊपर चलो। NHAI का एक अच्छा वाला टॉपिक आया है आपके लिए, बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है, आप मेंस में ये लिख सकते हो, ठीक है। तो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि एक बिट्यूमिनस लेन बनाई है, ठीक है, बिट्यूमिनस जो लॉन्गेस्ट बिट्यूमिनस लेन जो बिट्यूमिनस से रोड बनता है, ठीक है, उसकी लेन बनाई है, 75 किलोमीटर रोड बनाया उसका, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये कोई छोटी बात नहीं है रोड बनाना, और फिर स्पेशली ऐसी गर्मी में रोड बनाना, ये बहुत ही मतलब मेहनत का काम है, टेक्नोलॉजी भी इसमें लगती है अच्छी सी, और इसमें एक्यूरेसी भी चाहिए। तो 105 कलाक और 33 मिनट, ठीक है, 105 आवर्स और 33 मिनट्स में अ, अमरावती और अकोला डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के अंदर जो अमरावती और अकोला डिस्ट्रिक्ट है उसमें इन्होंने 75 किमी का ऐसा बिट्यूमिनस रोड बना दिया 105 आवर में, ठीक है। चलो, तो ये एक तरह का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी हो गया है, ठीक है। तो जो हमारे नितिन गडकरी जी है रोड ट्रांसपोर्ट के MORTH के, ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि इसमें 720 वर्कर्स इंक्लूड, हालांकि ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने की बात है, आपको यही याद रखना है कि NHAI ने ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 75 किलोमीटर रोड बना के, बिट्यूमिनस रोड बना के 105 आवर 33 मिनट में, ठीक है। तो इसमें 720 वर्कर्स इंक्लूडेड थे, ठीक है, और उन्होंने डे एंड नाइट वर्क किया, 24 आवर्स वर्क करके ये रोड बनाया है, ठीक है। ये सिंगल लेन वाला मतलब कंक्रीट रोड था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक 75 किलोमीटर का सिंगल लेन मतलब 37.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर वाला 2 लेन, ठीक है, ओवरऑल ये हम कह सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरह का रोड, ये जो बाकी टाइमिंग कब से शुरू हुआ ये आप ये तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ आपको यही याद रखना है कि एनएचएआई ने 75 किलोमीटर रोड बनाया है, 105 आवर और 33 मिनट में महाराष्ट्र में, ठीक है। चलो, अभी एक छोटा सा लॉजिस्टिक एग्रीमेंट भी आया है, इंडिया और वियतनाम ने साइन किया है, ठीक है। और जन हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, और वियतनाम के जो डिफेंस मिनिस्टर है जनरल फान वांग जियांग, ठीक है, फान वांग जियांग जी, ठीक है। तो उन्होंने एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट अभी साइन किया है, ठीक है। दोनों के बीच में एक लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट हुआ है अभी, ठीक है। चलो, तो इसका अभी पूरा नाम है जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन इंडिया वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप टुवर्ड 2030, मतलब अभी कुछ 2030 का गोल लेके अभी ये चल रहा है, ठीक है। अब देखिए वियतनाम भी अभी क्या है, वियतनाम भी इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। चाइना भी उसके नजदीक है, और जो वियतनाम है उसके बाकी के उसके साथ में उसकी जो बॉर्डर जुड़ती है, ठीक है, उसका मतलब ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है वियतनाम, जो लैंडलॉक कंट्री नहीं है, और इंडिया के लिए उसका डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है, जितना म्यांमार का रहता है, बाकी के थाईलैंड का रहता है, इस तरह से, ठीक है। वियतनाम भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। जब चाइना उसका पहले फायदा उठा ले तो उससे पहले हम ही उसका उठा ले, ठीक है। चलो, जब इकोनॉमी की बात आती है तब क्या होता है कि कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है। सब भी अपना फायदा देखते हैं, उसमें पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं सब सबके, ठीक है। तो इस तरह से तो इंडिया ने और वियतनाम ने भी ऐसा लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन कर दिया, ठीक है। अब देखिए, जब भी इसमें जो दो कंट्री की जो डिफेंस फोर्सेस होती है, तो इस टाइम में क्या है कि जब दो कंट्रीज की अभी क्या है कि जो मतलब युद्ध चल रहा है, ठीक है, और ये सब जब कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इस तरह की जो डिफेंस फोर्सेस की पार्टनरशिप से मतलब क्या होगा कि जो भी हमारी कंट्री का लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसका, मतलब वियतनाम और इंडिया के बीच का जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट रहता है, उसमें ऐसी पार्टनरशिप करने से क्या होगा कि वो मतलब सिंप्लीफाई हो जाएगा। जितना लॉजिस्टिक सिंप्लीफाई होगा उतना ही दोनों को इकोनॉमिकली फायदा होगा, जाहिर सी बात है। अगर मान लो लॉजिस्टिक को छोड़ दो, अगर आपको कोई एक सर्टिफिकेट निकलवाना हो, ठीक है, अगर उसमें बहुत ज्यादा प्रोसीजर्स हो तो क्या आपको दिक्कत नहीं आएगी? जाहिर सी बात है आपको आएगी, ठीक है। लेकिन अगर उसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ठीक है, आपको भी अच्छे से वो सब कुछ प्रोसेस मतलब कम प्रोसेस कर दी जाए, तो आपके जैसे कई स्टूडेंट्स को ऐसा उसका फायदा मिलेगा। तो इसी तरह से अगर ये डिफेंस पार्टनरशिप से क्या होगा कि ये लॉजिस्टिक्स का जो भी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, और दोनों को इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। लॉजिस्टिक सपोर्ट में टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। चलो, और ये जो राजनाथ सिंह जी है उन्होंने ये भी कहा था कि जो इंडो पैसिफिक रीजन, जब भी इंडो पैसिफिक की बात आती है तब वियतनाम और ये सब जो कंट्री ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंडिया के लिए, ठीक है। जितना यूएस के लिए इंपॉर्टेंट है दूसरे कंट्रीज, जितना चाइना के लिए दूसरे कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंडिया के लिए ये सब कंट्रीज इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ना कि कुछ कोई भी कंट्री इस दुनिया में अकेला अभी कुछ नहीं कर सकता, सब लोग कनेक्टेड है, सब लोग मतलब कंट्रीज भी कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, अमेरिका को भी इंडिया की जरूरत पड़ती है, इंडिया को अमेरिका की जरूरत पड़ती है, इस तरह से, ठीक है। चलो, तो जब भी इंडो पैसिफिक की बात आती है तब वियतनाम इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो, और इंडिया ने ऐसे कई मतलब कंट्रीज के साथ ऐसे लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट किया है, जैसे कि क्वाड कंट्रीज के साथ, फ्रांस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ठीक है। और सबसे पहले हुआ था लेमोआ, जो LEMOA था ना, ठीक है, यूएस के साथ 2016 में किया गया था लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। चलो, अब लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि ये एक तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मिलिट्री दूसरे के मतलब मान लो कि दूसरे का मतलब मान लो कि रशिया का जहाज, अमेरिका का जहाज हमारे यहाँ आया, उसका मतलब मान लो कि पेट्रोल उसमें खत्म हो गया, मतलब मान लो कि ऐसा सिनेरियो हो गया, ऐसा होता नहीं है कभी, मतलब मान लो कि ऐसा सिनेरियो हो गया, तो वो क्या करेगा कि अब जो अमेरिका से दूर है, ठीक है, इंडिया के नजदीक है, तो वो क्या करेगा, इंडिया के पास से वो फ्यूल ले लेगा, ठीक है। इंडिया जो है अपनी जो फ्यूल है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अमेरिका मतलब नेवी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अमेरिका की नेवी को यूज करने की परमिशन दे देगा, ठीक है। तो इस तरह का एग्रीमेंट कुछ होता है लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो दो देशों की मिलिट्री होती है, हाँ, एक तरह का ग्लोबलाइजेशन भी हो गया, ये सही बात है।
मिलिट्री लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे ग्लोबलाइजेशन हुआ है, स्ट्रेटेजिक ग्लोबलाइजेशन, हम ये लिखना, स्ट्रेटेजिक ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, चलो। और जो हाँ, लेमोआ पे थे हम। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि एक तरह का ये लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है दो देशों की मिलिट्री के बीच में। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इंडिया को भी फायदा मिलेगा, वियतनाम को भी फायदा मिलेगा। अगर वियतनाम की मिलिट्री को अगर कोई इंडियन ओशियन में तकलीफ पड़े तो वो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया की मिलिट्री को अगर कोई मतलब इंडो पैसिफिक में कोई इश्यू हो तो वियतनाम का वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। इंडिया ने मतलब कई देशों के साथ किया है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक होता है। अभी लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट भी मतलब न्यूज में रहता है। ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हो मेंस में, और मतलब अगर आप स्टेट पीएससी में हो तो भी वहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो। चलो, एक खबर ये आई है कि चाइना जो हो इंडिया के साथ मिलकर श्रीलंका को हेल्प करना चाहता है। ठीक है, चाइना ने, बीजिंग ने ये कहा है कि न्यू दिल्ली ने कोलंबो को हेल्प करने के लिए बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छे प्रयत्न किए। ठीक है, अभी इंडिया ने क्या किया था कि कुछ कार्गो शिप्स भेजे थे। ठीक है, इंडिया ने, मतलब इंडिया ये तो करता ही है पूरी दुनिया में, इंडिया फेमस है इसके लिए। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन जो ऑपरेशन है वो करने के लिए इंडिया पूरी दुनिया में फेमस है। ठीक है, इंडिया अपना जो है वो लॉस करके पूरी दुनिया को बचाता है। ठीक है, हाँ, ये सही बात है। अब ये कभी इंटरव्यू में भी कह सकते हैं। बस अभी दो तीन न्यूज ही बाकी है। ठीक है, अब दस दस एक मिनट होगा, 10-12 मिनट हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, 10-12 मिनट होगा। ठीक है, चलो। अब देखो, इसमें अभी जो भी डेटा दिया गया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो थोड़ा वो ग्लोबल डेटा है। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेटेजिकली अगर देखें तो वो इंडिया के साथ मिलके श्रीलंका से, मतलब ये क्या देख रहा है चाइना, अभी क्या कर रहा है देखो। चाइना श्रीलंका में तो अपना पग जो है वो, जो पैर है वो जमाना तो चाहता ही है। ठीक है, अपना पैर तो डालना चाहता ही है चाइना में। ठीक है, उसके साथ वो इंडिया के साथ जो भी अपने रिलेशंस जो है वो अभी बिगड़ गए। ठीक है, चाइना मतलब अभी इंडिया के साथ जो गलवान में क्लेश हुए, ठीक है, हमारे मरे सैनिक, तो इसके कारण चाइना मतलब जो हमारे जो बहुत ज्यादा मतलब बिगड़ गए हैं। ठीक है, उसके कारण चाइना क्या करना चाहता है कि अभी इंडिया के साथ अपने रिलेशंस थोड़े सुधारना भी चाहता है, थोड़े बेटर भी करना चाहता है। इसके पहले भी चाइना की जो वांग यी जी तो जो थे, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है, उन्होंने हमारे जो जयशंकर जी है उसको उसको मतलब उनके बखान किया था, उनको प्रेस किया था कि रशिया यूक्रेन और चाइना इंडिया के जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको जोड़ने से मना कर दिया था जयशंकर जी है। उन्होंने अभी यूरोप में उन्होंने उन्होंने वो इंटरव्यू में बोला था, तो उसके ऊपर भी चाइना ने फिर से उसको मतलब प्रेज किया था। ठीक है, तो इस तरह से चाइना क्या करना चाहता है कि अमेरिका जो श्रीलंका है उसमें भी अपने पैर जमाना चाहता है, साथ ही साथ इंडिया को वो मतलब थोड़ा अपना अपना जो रिलेशन है वो जो बिगड़ गए, बहुत ज्यादा अभी बिगड़ गए हैं सही में। ठीक है, तो उसको भी वो फिर से मतलब थोड़ा बेहतर करना चाहता है। ठीक है, तो इसके कारण चाइना ऐसे थोड़ी डिप्लोमेटिक गेम्स खेल रहा है कि वो इंडिया को प्रेज करे इस तरह से। ठीक है, चलो। अभी इसकी बात की हमने, चाइना ने जो रशिया है वो भी वो यूक्रेन को कह रहा है कि आप यूक्रेन आप ग्रेन एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके इसमें वो क्या करेंगे कि ब्लैक सी जो है, जैसे कि हमने बताया ना, ब्लैक सी में वो क्या करेंगे कि कॉरिडोर बना देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो जो भी मतलब जो कॉमर्शियल शिप्स है वो आने जाने लगेंगे, और फिर से उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो। चलो, आरबीआई गवर्नर जी एक छोटा सा ये हाँ, ये लास्ट वाला ही है। ठीक है, अब जो आरबीआई के गवर्नर जी जो है जो शक्तिकांत दास जी है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो करेंसी है वो जाहिर सी बात है वो थोड़ी
मतलब नीचे तो आई है, ठीक है, रूपी जो है वो वीक तो है, लेकिन वो इतना ज्यादा वीक नहीं हुआ है, ठीक है। इतना ज्यादा वीक इसलिए नहीं हुआ है कि वो आरबीआई की और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है कि अभी मतलब मार्केट में ऐसा चल रहा है, ठीक है, लोगों की बातें ऐसी चल रही है कि रूपी बहुत वीक हो रहा है, ऐसा नहीं है। आरबीआई के गवर्नर जी ने ये कहा है कि रूपी अभी बेटर परफॉर्मिंग करेंसी है, ठीक है। कई कई कंट्रीज के की जो करेंसी वो बहुत ज्यादा गिर गई, ठीक है। कई कई कंट्रीज की करेंसी में 70 से 80% जो है वो गिरावट आई है, लेकिन रुपये में इतनी ज्यादा गिरावट आई है, ये सही बात है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आई है, ठीक है। तो इसके कारण क्या है कि, और जो आरबीआई की पॉलिसीज और ये सब, उसके कारण क्या हुआ होगा, क्या भविष्य में होगा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो रेजिलियंट रहेगी, ठीक है। इतनी ज्यादा मतलब कोविड आया और ये सब आया, उसमें भी इंडिया की इकोनॉमी है उसने, हाँ जाहिर सी बात है उसमें कमी तो आई है, सही बात है, ठीक है। इतना तो नहीं है कि वो पहले जितना था इतना ही रहेगा, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा गिरावट नहीं आई जितनी कई कई कंट्री दूसरे कंट्रीज में आ गई है, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपको एक स्टेटमेंट जो है वो आपको आरबीआई के गवर्नर जी का मतलब आपको याद रखना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल वेल प्लेस्ड टू डील विथ फ्यूचर इकोनॉमिक चैलेंजेस, ठीक है। तो आरबीआई के गवर्नर जी का ये आपको जो स्टेटमेंट है वो आपको याद रखना है, ठीक है। कहीं पे आप इसको मेंशन कर सकते हो। चलो ठीक है, चलो। तो ये वाला लास्ट टॉपिक था। चलो, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे लेक्चर एंड होता है। चलो पूछ लो, वो तो चैट में बता दो। ठीक है, चलो। तो अभी एंड करूँ लेक्चर? हाँ। ओके।